नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करने के लिए। आपकी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 15 है, प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कुछ मूलभूत जो जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा कि ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं प्रायिकता, ऐसा नहीं कि आप क्लास 10th में ही पहली बार देख रहे हो, 9th क्लास में भी ये चैप्टर है अपने, और साथ साथ में जो अपन बात करते हैं कि 8th क्लास में भी इसका कुछ न कुछ अंश ज़रूर है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ न कुछ इसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी। फिर भी मैं आपको बारीकी से पॉइंट दी पॉइंट हर एक बात बताने का पूरा प्रयास करूँगा, और इस टॉपिक में ऐसी कोई बात नहीं छूटेगी कि जिसकी वजह से आप कोई प्रश्न हल करने से वंचित रह पाए। प्रत्येक प्रश्न को आप बहुत ही सहजता से सरल कर पाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, और बेल आइकन वाली घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। साथ साथ में वीडियो के लिए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, जहाँ तक संभव है शेयर भी कीजिएगा। बात ये आती है कि आप लोगों के इस सपोर्ट की वजह से हम लोगों का हौसला अफजाई होता है, और हम लोग भी मोटिवेट होते हैं नया काम करने के लिए। हालांकि ऐसा आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलता आया है, सपोर्ट मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी वजह से हम आपके इस प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि दूर दराज ढाणियों में, गाँव में बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर उनको सिटी में जाने की व्यवस्थाएं नहीं है उनके पास में। तो हम चाहते हैं कि जो उनको ऐसी उनकी आकांक्षाएं हैं कि सिटी में कुछ ज़्यादा होता होगा, वहाँ पर स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती होगी, वो पूरा का पूरा माहौल और सब की सब स्टैंडर्ड की जो एकेडमिक एजुकेशन है वो हम यहाँ आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इसका टाइटल आप देख रहे हैं कि प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो प्रायिकता क्या है, इसके बारे में सामान्य सी चर्चा करते हैं हम। प्रायिकता कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को एक शब्द सुना हुआ होगा, संभावना। ये शब्द अमूमन हम लोग काम में लेते रहते हैं दैनिक जीवन में, अधिकांशतः है पूरे दिन भर में हम कई बार इस वर्ड का यूज करते हैं। तो संभावना का नाम ही प्रायिकता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। नंबर 2 बात, प्रायिकता जो है इसके लिए यदि अपन संकेत की बात करें तो आप देखेंगे कि प्रायिकता का जो इंग्लिश वर्ड है वो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए प्रायिकता शब्द के लिए जो संकेत होगा शॉर्ट में वो पी होगा। पी किस लिए हुआ आप समझ गए। प्रोबेबिलिटी में पहला लेटर कौन आ रहा है, पी आ रहा है, इसलिए इसका संकेत पी हो गया। लेकिन गणित की दृष्टि से प्रायिकता की परिभाषा क्या होगी वो बात अपन अब आपके साथ में शेयर करेंगे। परिभाषा किसकी, प्रायिकता की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, और उन घटनाओं के घटित होने की क्या संभावना है वही क्या कहलाती है, प्रायिकता। तो हम यहाँ पर कहेंगे किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना क्या कहलाती है, प्रायिकता। प्रायिकता कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा कोई लेंथी इसकी डेफिनेशन नहीं है। आपको इसको समझना चाहिए, याद करना चाहिए। किसी घटना, कोई भी घटना हो, जो भी
अपने जीवन में घटित होती हैं, हम देखते हैं, वो सब घटनाएं हैं कि घटित होने या न होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता। ये इसकी परिभाषा है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है घटना। आपको मैं बता दूं कि घटना जो शब्द है, इसके लिए इंग्लिश का एक वर्ड होता है इवेंट, वो काम में लिया जाता है। ठीक है, तो कई बार आप अपने बुक में देखोगे कि घटना के लिए शॉर्ट में संकेत ई काम में लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि प्रायिकता का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको, इसको बोलेंगे ऐसे पी ऑफ ई शॉर्ट में, या ऐसे कह सकते हैं ई क्या है? इवेंट। इवेंट को ई हमने कहा है शॉर्ट में, और हिंदी में इसको घटना बोल रहे हैं, तो ई कोई क्या हो गई? घटना हो गई। इस घटना की प्रायिकता, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता, तो पी ऑफ ई का मतलब हो गया घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो ये तो घटना ई है, और इस ई का मतलब होता है घटित होना। ठीक है, कोई भी घटना का घटित होना। कभी कभी आप देखेंगे कि इस ई के ऊपर आपको ऐसे बार का चिन्ह मिलेगा, या कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसे डैश का चिन्ह है। यदि ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब हो गया कि घटित नहीं होना, घटित नहीं होना। बहुत ही सिंपल बातें हैं। ई का मतलब घटित होना, और ई बार या ई डैश कहीं पे आ रहा है तो घटना ई का घटित नहीं होना। तो ये तो बात हुई प्रायिकता की बात। घटना का क्या संकेत होगा? शॉर्ट में अपन ई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि घटना के लिए हमेशा ई ही यूज़ लेंगे, इसके अलावा भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर यूज़ लिया जा सकता है। डैश लग गया या बार लग गया तो घटना का घटित नहीं होना, ऐसा हम समझेंगे कि वो घटना घटित नहीं होगी, और डैश या बार नहीं है तो वो घटना घटित हो रही है। अब इसके बाद में देखो, इसमें शब्द आ रहा है घटना। तो घटना भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अपने सिलेबस में मुख्य तौर पे जिसकी बात होनी चाहिए केवल हम उसकी ही बात करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं घटनाएं, कि घटनाएं कौन कौन सी प्रकार की होती है। इसमें एक नंबर पे हम बात करेंगे निश्चित घटना। निश्चित घटना, और निश्चित जो शब्द है इसके लिए कभी कभी संभव शब्द भी आपको मिल सकता है। तो निश्चित घटना या संभव घटना किसे कहा जाता है? कोई आपसे पूछे कि निश्चित घटना किसे कहेंगे, तो इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। कैसे? जैसे मान लीजिए अपन कहीं पे भी किसी भी घटना के बारे में अपन सोचें, और यदि अपने को ऐसा लगे कि ये ऐसा तो निश्चित ही होगा, अब होगा ये संभावना ही तो है, तो यदि किसी घटना के घटित होने की संभावना जो है वो निश्चित हो कि ऐसा होगा, तो वो निश्चित घटना है। तो देखिए ऐसे बोलेंगे ऐसी घटना, आप कहेंगे कि सर कैसी घटना? अरे भाई ऐसी घटना, ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना, ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना क्या हो? निश्चित हो। घटना के घटित होने की संभावना निश्चित हो। इतना ही इसमें हमें समझना है कि ऐसी घटना, कैसी घटना? ऐसी। बोल सर कैसी? देखिए ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना क्या हो? निश्चित हो। क्या कहलाती है? निश्चित घटना या संभव घटना। हो गई परिभाषा। इसकी एक विशेषता होती है कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है।
अब दूसरी टाइप की घटना, जैसे मैं आपसे कहूं कि अनिश्चित घटना, अनिश्चित को हम बोल सकते हैं असंभव घटना। आप देख रहे हैं कि अनिश्चित बिल्कुल इस वर्ड का अपोजिट है निश्चित का, संभव का अपोजिट हो गया असंभव, बिल्कुल उल्टा है। तो परिभाषा यहीं से बन जाएगी। निश्चित घटना के लिए हमने यहाँ पर बोला है कि उसके घटित होने की संभावना क्या हो, अनिश्चित हो। और यदि किसी घटना के घटित होने की संभावना नहीं हो, वो घटना घटित हो ही नहीं, इसका मतलब वो अनिश्चित है। तो बोलेंगे ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना नहीं हो, तो वो घटना क्या कहलाएगी, अनिश्चित। और ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। निश्चित घटना की प्रायिकता मैंने बताई है 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है भाई, 0, 0। ये बात अपने को इसमें थोड़ी समझनी है, ये इसकी कुछ मूल बातें हैं, इनको जानना ज़रूरी है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले इनको जानना ज़रूरी है। कोई हमसे पूछ ले भी प्रायिकता किसे कहा जाता है, अब यदि अपन नहीं बता पाते हैं तो उस चैप्टर के पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहा। प्रायिकता की परिभाषा आपको आनी चाहिए, किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। घटनाएं 2 टाइप की होती है, निश्चित घटना जिसका दूसरा नाम है संभव घटना। ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना निश्चित हो, निश्चित के लिए बोल दो निश्चित। और निश्चित घटना की प्रायिकता होती कितनी है, 1। दूसरे टाइप की होती है अनिश्चित। अनिश्चित की परिभाषा जस्ट इसके अपोजिट होगी। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना निश्चित हो, यहाँ बोल देना कि अनिश्चित हो या संभव नहीं हो। और असंभव घटना यदि कोई होती है, अनिश्चित घटना कोई होती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। तो ये इसके बारे में कुछ मूल बातें थी। इसके अलावा और भी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को यदि अपने स्टार्ट से लेकर के एंड तक नहीं देखा है, तो जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में अपने को अच्छे से जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। अब देखिए, इसके अलावा मान लीजिए कोई घटना है ई, कोई भी घटना ई है, तो उस घटना की प्रायिकता को हम लिखेंगे P ऑफ ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। और यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो या तो डैश लिख दो ऐसे, और डैश नहीं लिखते हो तो ई के ऊपर बार लगा दो, एक ही बात है। तो किसी घटना के घटित होना उसकी प्रायिकता, और उसी घटना के घटित नहीं होना उसकी प्रायिकता, उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। कितना होता है भाई, 1। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये समझ लीजिए तथ्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। घटना ई की प्रायिकता, लेकिन घटना ई की कैसी, घटित होने की प्रायिकता, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, और ई डैश का मतलब घटित नहीं होने की प्रायिकता। किसी भी घटना के घटित होना और उसी घटना का घटित नहीं होना, उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है। इसके बाद में ये भी याद रखना है कि प्रायिकता के संदर्भ में कोई भी प्रयोग हो और हमें ये कहा जाए
कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। प्रायिकताओं के योग की, ये प्लस का मतलब योग ही होता है। जब जब प्रायिकताओं के योग की बात होगी, योग हमेशा एक ही होगा। ठीक है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। तो देखो, यह है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और यह है घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। आपके क्वेश्चन में क्या होगा, इन दोनों में से एक की प्रायिकता आपको दे दी जाएगी, दूसरे की प्रायिकता हमसे पूछ ली जाएगी, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। इसके बाद में देखिए, एक बात ये देखनी है कि कोई भी मान लीजिए घटना है ई, और यदि हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं तो आप उसको लिखेंगे P ऑफ ई। यदि कोई ऐसे नहीं लिखना चाहता है तो सीधा सीधा लिखता है प्रायिकता, तो भी चलेगा। मेरी बात तो समझ रहे होंगे। किसी घटना ई के लिए उसकी प्रायिकता को ऐसे लिखा जाता है। यदि ऐसे नहीं लिखना चाहो तो सीधा सीधा लिख दो प्रायिकता। और प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपके पूरे चैप्टर में काम आएगा। केवल एक ये आपको याद रखना है कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक। घटित होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग एक। तो ये याद रखो। एक प्रायिकता का मेन जो फॉर्मूला वो ये है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है। यह सूत्र अपने को यूज लेना है। और प्रायिकता इतनी आसान है, यदि आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अच्छे से लास्ट तक, एंड तक देखते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रायिकता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड का यदि प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा दावा है कि मैं इस प्रकार से आपको प्रत्येक बात बारीकी से बताने वाला हूँ। अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या। प्रश्न को पढ़ करके हमें दो चीज़ें निर्धारित करनी है, दो चीज़ों का पता करना है कि प्रश्न में अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है और कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है। यदि ये आपको पता चल जाएगा तो मान लीजिए लगाया सूत्र और आ गया उत्तर, इतनी ही देरी होगी। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब अपन इसके बाद में कुछ अलग अलग प्रयोग के बारे में बात करेंगे। इस प्रश्नावली में आप देखेंगे कि कभी सिक्के से रिलेटेड प्रश्न होगा, कभी पासे से रिलेटेड प्रश्न होगा, कभी ताश की गड्डी से रिलेटेड प्रश्न होगा, कभी अन्य प्रकार के प्रश्न होंगे। तो यदि सिक्के से रिलेटेड प्रश्न कोई आता है तो पहले हमें सिक्के के बारे में जानना होगा। पासे के बारे में आ रहा तो पासे के बारे में जानेंगे, ताश की गड्डी के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको सिक्के के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में सिक्का है, चाहे वो कितने भी रुपए का हो, कितने भी रुपए का हो। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितनी बार? एक बार। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? कुल संभावित परिणामों की संख्या, आप सब जानते हैं कि एक सिक्के के दो भाग होते हैं, है ना। इसलिए यदि एक सिक्के को एक बार आप उछाल रहे हो तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 होगी। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कोई संभावना नहीं है। और यही तो प्रायिकता है। परंतु यदि एक बार उछालने के बजाय 2 बार उछालने के लिए कहा जाए, 2 बार उछालने पर, तो यहाँ ये जो संख्या आ रही है, ये कुल संभावित परिणामों की संख्या, ये कितनी होगी? 2 के ऊपर 2 पावर लगा देना, या ऐसे समझ लो इस 2 को 2 बार लिखना है। जितनी बार उछालोगे उतनी ही बार इस 2 को लिखना है।
क्योंकि एक बार में तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 हो गई। यदि 2 बार उछालोगे तो 2 को 2 बार लिख दो और उनको गुणा कर लो, तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। इसी प्रकार यदि मैं ऐसे कहूँ कि 3 बार उछालने पर, तो एक बार में 2 होती है, दूसरी बार में भी 2, तीसरी बार 2, तो 3 बार 2 लिखना है, इनको गुणा करना है, कितनी हो जाएगी? 8। अब आप शायद समझ गए होंगे कि यदि 4 बार उछालने के लिए बोला जाए तो 2 को कितनी बार लिखना है? 4 बार, और इनको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 16। एक बार फटाफट एक बार फिर से नज़र डालते हैं हम इसके ऊपर कि सिक्का कितने भी रुपए का हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रकार के सिक्कों के 2 ही भाग होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। यदि उस सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होती है 2, क्योंकि उसके 2 ही भाग हैं। लेकिन यदि 2 बार उछालोगे तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि 2 को 2 बार लिखो, या ऐसे समझ लो 2 की पावर 2, ठीक है, फिर सरल कर लो। और 3 बार उछालोगे तो 2 के ऊपर 3 पावर लगा दो, और 2 की पावर 3 का मतलब आप समझते हो, 2 को 3 बार लिख करके गुणा करना है। और यदि एक ही सिक्के को 4 बार उछालते हो तो 2 के ऊपर 4 पावर लगा करके 2 को 4 बार लिख लो, हल कर लो, 16 कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। इसके साथ साथ एक बात फिर बता दूं मैं आपको। मान लीजिए एक सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं और आपसे कहा जाए कि कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई, तो 2 बार उछालने पर कितनी होती है? 4। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास में 2 सिक्के हैं और 2 सिक्कों को हमने एक बार उछाल दिया, समझ गए आप? तो वहां पर भी कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4 ही होगी। फिर बता दूं, एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक बार उछालना एक ही बात है। एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालना एक ही बात है। तो वहां पर कुल परिणामों की संख्या है वो बदलती नहीं है। अब ये तो हमने कुल संभावित परिणामों के बारे में तो हमने समझ लिया, साथ साथ में ये भी देखेंगे कि सिक्के के कौन कौन से 2 भाग होते हैं, कि कौन से भाग होते हैं सिक्के में। आपने देखा होगा, एक होता है चित और एक होता है पट। चित के लिए एक शब्द और ध्यान में रखना, कभी कभी प्रश्नों में चित नाम ना देकर के शीर्ष भी आपको मिल सकता है। तो चित का ही दूसरा नाम है शीर्ष। हालांकि अपने किताब में नए के बराबर है, नहीं है, लेकिन यदि अचानक कहीं पे आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि शीर्ष का मतलब फिर शीर्ष ही रह जाएगा, हम तो समझेंगे नहीं। और यदि आपको पता है कि शीर्ष किसका नाम है, चित का ही नाम है, तो फिर प्रश्न को आप आराम से हल कर दोगे। चित और शीर्ष एक ही बात है। पट का दूसरा नाम और होता है पूछ। पूछ मत लिख देना, नहीं तो पूछ लग जाएगी, पूछ बोलना, पूछ, ठीक है। तो चित का दूसरा नाम शीर्ष, पट का दूसरा नाम पूछ। चित को अपन हेड बोलते हैं और हेड का पहला लेटर आता है एच। हेड ऐसे लिखते हो ना, इसका पहला लेटर एच है, तो चित के लिए अपन एच काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? एच। और जो आपका पट है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेल। तो ये जो टेल है इसका पहला लेटर कौन आ रहा है? टी। तो टेल के लिए अपन टी काम में लेंगे। यदि सिक्के के बारे में आप इतनी जो अभी अभी मैंने जानकारी बताई, वो जानकारी आप यदि रखते हैं तो सिक्के से रिलेटेड कोई भी पर्सन है वो आपका प्रायिकता का गलत नहीं होने देंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न सिक्के वाला आएगा। अब हम सिक्के के अलावा थोड़ी पासे के बारे में बात करते हैं। पासे के बारे में, पासे के बारे में सामान्यतः होता क्या है कि आप जानते होंगे उसके 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं पासे में। तो ये सामान्य पासे के लिए होता है कि 1 से लेकर के 6 तक काउंटिंग उसके ऊपर मानी जाती है, 1 से लेकर के 6 तक के अंक। तो कोई भी पासा है उस
पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 6 तक। एक पासे पर कहाँ से कहाँ तक अंक होते हैं? 1 से 6 तक। तो यदि 1 से 6 तक है तो टोटल अंक भी 6 ही हो गए, है ना। अब देखो, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6। क्योंकि इन, जैसे मान लो पासे पर 1 से 6 तक अंक है और हमने उसको उछाल दिया, तो उसके ऊपर वाले फलक पर जो अंक आएगा वो माना जाता है। तो 6 में से कोई भी अंक आ सकता है, और आ सकता है इसका मतलब संभावना। संभावना का ही नाम क्या? प्रायिकता। तो कुल कितनी संभावनाएं हैं? टोटल अंक 6 है, तो 6 ही संभावना है, और यही क्या है? कुल संभावित परिणामों की संख्या। लेकिन यदि आप 2 बार उछाल रहे हो, 2 बार, या हमने बोला एक पासे को एक बार उछालने पर 2 बार उछालोगे तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक बार में 6 होती है। 2 बार उछाल रहे हो तो इसके ऊपर 2 पावर लगा दो और इसको सरल कर दो। 6 गुणा 6 का मतलब 36। तो एक पासे को यदि 2 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या 36 आएगी। और यदि 3 बार उछालने के लिए बोला जाए तो आपको पता है एक बार में तो होता है 6, कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो इसके ऊपर 3 पावर लगा दो और 6 को 3 बार लिख करके गुणा में सरल कर दो। आपको पता है कि 216 आएगा। ऐसे ही अब आप समझ गए होंगे कि यदि 4 बार उछालने के लिए बोला जाए तो 4 के ऊपर कितनी पावर लगा दो? 6 के ऊपर कितनी पावर लगानी है? 4। क्योंकि एक बार में तो कितना होता है? 6। उछाल कितनी बार रहे हैं अपन? 4 बार। तो 6 की पावर 4 का मतलब होता है 6 को 4 बार लिखो और इन सब को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, कितना आएगा? 1296। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो चैप्टर में केवल 2 बार उछालने तक ही काम चल जाएगा। 3 बार, 4 बार, 5 बार उछालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो केवल 2 बार उछालने पर कितना आता है ये याद रख लो, और 1 बार उछालने पर कितना आता है ये याद रख लो। 1 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 होती है। 2 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 2 या 6 गुणा 6, 36। ठीक है। बाकी ये तो मैंने आपको समझाया है कि 3 बार उछालने के लिए बोले तो 6 के ऊपर 3 पावर लगा दो, 4 बार बोले तो 4 पावर लगा दो। ऐसा कहे कि एक पासे को 5 बार उछाला जाता है तो 6 के ऊपर 5 पावर लगा दो, और 6 की पावर 5 का मतलब है कि 6 को 5 बार लिखो और उनको गुणा करो। इनकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी, अपने को ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है। अब पासे पर जो अंक आ रहे हैं, इन अंकों की अलग अलग वैरायटी है। आपने संख्या पद्धति में कई प्रकार के नाम सुने होंगे, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये इतने सारे नाम हैं जो हम बोल रहे हैं। कुछ न कुछ आपने ज़रूर सुना होगा। वो केवल हम वही बात करेंगे। यहाँ पर सम संख्याओं की बात करूँ, सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 4 और 6। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि सम संख्या होती कौन सी है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 6। तो ये हो गई सम संख्याएं। लेकिन हमें केवल यही समझना है कि सम संख्या इन 6 में से कितनी है। तो 1, 2, 3 सम संख्याएं कितनी हो गई? 3 हो गई। यदि मैं विषम की बात करूं कि इन विषम संख्याएं यहाँ पर कितनी है, तो पहले ये देख लो कौन कौन है। 1 है, 3 है, 5 है। विषम यही होती है भाई, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो तो सम है। सम के अलावा जो बच गया वो कौन है? विषम है। तो विषम संख्याएं भी कितनी हो गई? 3 हो गई। इसके अलावा एक नाम आता है अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 के
अलावा या एक को छोड़कर केवल खुद का ही भाग जाता हो, बाकी किसी का भाग नहीं जाए। एक को तो छोड़ दो। अब देखो 2 में 2 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। 3 में 3 का ही जाता है, 5 में 5 का ही जाता है। तो ये हैं अभाज्य संख्याएं। और हमने अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, अभाज्य संख्याएं। और वहाँ पर हमने अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आप लोगों के लिए बताइए। यदि आप जानना चाहते हैं कि अभाज्य संख्याओं के बारे में और अधिक, तो आप वहाँ हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर पधारिएगा और वहाँ उस वीडियो को देख करके अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से जान सकते हैं आप। तो अभाज्य संख्याएं भी कितनी हो गई? 3। ये ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझ पाओ कि सम संख्या इनमें से है कौन, विषम कौन है और अभाज्य कौन है। हालांकि जब अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे, जब अपन आगे एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली की, तो वहाँ पर केवल हमें यही समझना है कि सम संख्याएं कितनी होती है 3, विषम कितनी होती है 3, अभाज्य कितनी। तीनों को मैंने ऐसे एक साथ लिख दिया। तो ऐसे याद करो, सम भी सम, विषम, अभाज्य तीनों ही कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सम भी 3, विषम भी 3, अभाज्य भी 3। फिर आएगा भाज्य। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक के अलावा भी एक से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता है। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में 4 का भी जा रहा है, स्वयं का तो भाग जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा भी भाग जाता हो। 4 में 2 का भी जाता है, एक से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये हो गई भाज्य संख्याएं। ऐसे ही 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का तो जाएगा ही जाएगा, तो ये भी क्या है? भाज्य। तो बताओ भाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2। अपने को याद केवल ये रखना है कि इसमें भाज्य कितनी है। इसके अलावा एक होता है यूनिक संख्या। बहुत ही काम की बात आती है यहाँ पर कि जब सम और विषम की बात करते हैं तब एक काउंट हो जाता है किसमें? विषम में। लेकिन जब तुम अभाज्य और भाज्य की बात करोगे तो देखो, दिमाग लगाओ, अभाज्य में मैंने केवल 2, 3, 5 लिखा है, भाज्य में केवल 4 और 6 लिखा है। इन दोनों में कहीं पे भी एक नहीं लिखा। इसका मतलब एक न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है, एक न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है। कई विद्यार्थी विषम और अभाज्य को एक ही बात समझ लेते। विषम अलग बात है भाई, एक विषम तो होता है लेकिन भाज्य नहीं होता, अभाज्य भी नहीं होता। तो फिर कहेंगे सर फिर क्या होता है? उसको बोलते हैं यूनिक संख्या। तो एक यूनिक संख्या है। एक बार दोबारा बता दूं इसके बारे में मैं। पासे में क्या ध्यान रखना है? यूनिक संख्या कौन सी है? 1। भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं पासे में? 2। इतना याद रखना, 2। अब यदि आपको ये जानना है कि वो 2 कौन कौन सी है तो यहाँ पता कर लो, 4 और 6। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 3, 3, 3। सम भी 3, विषम भी 3, अभाज्य भी 3, भाज्य 2, यूनिक 1। ठीक है, ये चीज़ें अपने को समझनी है। यदि आपको पासे से रिलेटेड जो मैंने बातें बताई है आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पासे से रिलेटेड पर्सन जो होगा वो कभी गलत नहीं होगा और आप लोग आराम से पासेस वाले पर्सन को उछल उछल के कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो बात हुई पासे के बारे में। और अब हम बात करते हैं एक ताश की गड्डी के बारे में और बात करेंगे, और उसके बाद इस वीडियो में हम विराम उसको वहीं देंगे। बाकी एग्जाम्पल्स हैं उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। यहाँ देखिए बात हो रही है ताश की गड्डी। ताश की जो गड्डी है इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं? एक तो ये जानते हैं कि कुल पत्ते 52 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, जो खेल खेलने के काम आते हैं। ताश की गड्डी का नाम आते ही लड़के लोग हैं बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ ताश की गड्डी के बारे में हम जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी आएंगी जिनके बारे में आप खेलते ज़रूर हो लेकिन जानते नहीं हो, वो बात मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर लड़के जो लोग हैं उनको ताश की गड्डी के बारे में लगभग बातें जानते हैं वो,
लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है कि लड़कियां हैं वो इस खेल से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, इसके बारे में कम जानती है, तो उनके लिए यहाँ पर विशेष बात है कि उनको तो विशेष ही यहाँ पर समझना है। ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52, और जहाँ पे कुल नाम आ गया ना तो समझ लो कि इस ताश की गड्डी वाले पर्सन के लिए कुल संभावित परिणामों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 52। जहाँ पे कुल नाम आ गया वही क्या होंगे, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। यहाँ पर ताश की गड्डी में कुल संभावित परिणामों की संख्या फिक्स हो गई 52। कितनी, 52। अब और क्या क्या जानते हो आप कि ताश की गड्डी की में 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं भाई, 4। कौन कौन से समझ लीजिए। चिड़ी, इनके नाम हैं पत्तियों के। दूसरा ग्रुप होता है हुकम, एक होता है पान, एक होता है ईंट। चारों ग्रुप में पत्तियों की संख्या बराबर होते हैं, बराबर पत्ते होते हैं। अब इन चारों में बराबर होंगे तो कितने कितने पत्ते होने चाहिए, क्योंकि टोटल तो 52 है। 52 में 4 का भाग लगाते हैं, कितना आता है, 13। तो सब के सब पत्ते कितने कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है। अब मैं यहाँ पर रंग की बात करूँगा, क्योंकि सभी पत्तियों का रंग एक जैसा नहीं होता है। कुछ पत्तियाँ काले रंग की होती हैं, कुछ लाल रंग की होती हैं। तो चीड़ी और हुक्म वाले जो पत्ते हैं उनका रंग होता है काला, का ये काले रंग की होती है। पान और ईंट 2 याद कर लो बस, चीड़ी और हुक्म को याद कर लो। चीड़ी और हुक्म के पत्ते काले रंग के, और बाकी बच गए पान और ईंट, इनके पत्ते होते हैं लाल रंग के। किस रंग के होते हैं भाई, लाल रंग की पत्ती होती है ये। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ताश की गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 13 + 13 का मतलब 26। क्या जवाब होगा, 26। इसी प्रकार लाल रंग के पत्ते कितने हैं, वो भी 26। सीधी सट बात कि टोटल पत्ते यदि 52 है तो आधे काले हैं आधे लाल हैं, आधे काले आधे लाल। उत्तर आ गया 26। 26 काले रंग के भी 26, लाल रंग के भी 26। ये इसके बारे में बात हुई। पहले मैं चीड़ी की पत्ते के बारे में बात करूं। चीड़ी के जो 13 पत्ते होते हैं उसमें एक इक्का होता है, दुग्गी, तिगी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, ऐसे नाम सुने होंगे। सब के सब पत्ते एक एक होंगे। एक इक्का होगा, एक ही दुग्गी होगी, एक ही तिगी होगी। समझ रहे हो बात। तो ऐसा नहीं कि इक्का केवल चीड़ी में होगा, इक्का इन सब में होगा। एक इक्का चीड़ी का, एक इक्का हुक्म का, पान का इक्का भी एक, ईंट का इक्का भी एक। तो बताओ इक्के कितने हो गए, इक्के कितने हो गए भी टोटल, 4। लेकिन मैं कहूं कि लाल रंग के इक्के बताओ, तब आपको बताना पड़ेगा आधे लाल आधे काले। तो 4 इक्के टोटल हैं, तो 2 लाल हो गए 2 काले हो गए। ऐसे ही दुग्गी की बात करें तो दुग्गी इसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी। बताओ दुग्गी कितनी हो गई, 4। मैं कहूँ कि लाल बताओ, बोलो सर 2। क्यों, आधी लाल आधी काली। समझ में आ रही बात है। तो ये हुआ दुग्गी तेगी। आगे गुलाम, जिस पे जे लिखा रहता है, जे है ना, वो गुलाम होता है। तो गुलाम के पत्ते भी कितने होंगे भाई, गुलाम के पत्ते भी 4 ही होंगे। रंग काले रंग के 2, लाल रंग के 2। और जिस पे क्यू लिखा रहता है, कवीन, रानी, जिसको हम बोलते हैं बेगम। बेगम देखना, चीड़ी की बेगम एक, हुक्म की भी बेगम एक, पान की एक बेगम, ईंट की एक बेगम। बेगम हो गई 4, टोटल बेगम 4। लाल रंग की 2, काले रंग की 2, आधी लाल आधी काली। ठीक है। चीड़ी की बेगम, चीड़ी की तो बेगम एक ही होगी, है ना। हुक्म की बेगम एक है,
पान की एक, ईंट की एक, इनकी एक एक बेगम होगी, लेकिन सब की सब बेगम कितनी हो गई? 4। लाल काड़ी आदि आदि 2-2, ठीक है ना। ये भाई इनके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ताश की गड्डी के बारे में। एक नाम आएगा फेस कार्ड, अंग्रेजी का वर्ड है फेस कार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते। जिन लोगों ने ताश की गड्डी को काम में लिया है या देखा है, उन्होंने देखा होगा कि इन चारों ग्रुप में एक एक गुलाम होता है, उस गुलाम के ऊपर तस्वीर होती है। तो 4 तो हो गए गुलाम, क्या हो गए? 4 गुलाम। ऐसे ही एक एक इसकी बेगम भी होती है, कम से कम एक एक बेगम तो चाहिए इनको, नहीं तो काम कैसे चलेगा। एक एक बेगम इनकी है, तो बताओ बेगम भी कितनी हो गई? 4 बेगम, ठीक है। बादशाह है, बिना बादशाह के बेगम का क्या काम है? एक एक बादशाह, या बादशाह हो गए यहाँ, एक बादशाह इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, बोलो बादशाह कितने हो गए? 4। ये बादशाह है, ठीक है। तो 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, टोटल पत्ते बताओ रे भाई 12। ये सब के सब कैसे पत्ते होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड, ठीक है ना। मैं कहूँ कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? आप कहेंगे 12। मैं कहूँ कि काले रंग के बताओ, लाल रंग के बताओ, आधे लाल आधे काले, तो 12 में से 6 लाल होंगे, 6 काले होंगे। मैं ये कहूँ कि चिड़ी के तस्वीर वाले पत्ते, चिड़ी में कौन कौन तस्वीर वाला पत्ता है? गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 ही होंगे, 3 कम ही हो जाएंगे, वही गुलाम, बेगम, बादशाह। गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 इसमें, गुलाम, बेगम, बादशाह, तभी तो हुआ 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, हो गए 12, 3 चौका 12, ठीक है। तो ये थी ताश की गड्डी से रिलेटेड कुछ जानकारी। और यदि आप इतनी बातें जानोगे तो प्रायिकता को हम आपके गले से ऐसे उतारेंगे कि ज़िंदगी में तुम उसको भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।